ये वाकया है आगरा का। आगरा ग्वालियर हाईवे पर एक जगह है जिसका नाम है सैया। इस सैया इलाके में एक मैरिज हॉल है, संकल्प मैरिज होम के नाम से। काफ़ी मशहूर है, यहाँ शादी विवाह वाले प्रोग्राम होते रहते हैं। इसी मैरिज होम के पीछे 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को एक शख्स की आधी जली हुई लाश मिलती है। और लाश जो है वो मैरिज होम के पीछे सुनसान खेतों के बीच पड़ी हुई थी। क्लियर कट मर्डर का मामला है, क्योंकि खेतों के बीच किसी आदमी की लाश पड़ी हो और वो कोई शमशान घाट तो है नहीं, वो भी आधी जली हुई हालत में, तो जाहिर है कि कत्ल हुआ है और कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश कातिलों ने की है। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ती है तो लोग फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। आगरा की पुलिस मौके पर पहुंचती है और सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे कई क्रूशियल चीज़ें देखती है। सबसे पहले तो पुलिस की नज़र लाश पर जाती है और पुलिस की कोशिश होती है कि मरने वाले शख्स की पहचान पता की जाए ताकि इस कत्ल की तफ्तीश आगे बढ़े। चेहरा बिल्कुल डिफॉर्म हो गया है, पहचान पाना मुश्किल है चेहरे से, लेकिन पुलिस उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक करती है। इसी बीच पुलिस की नज़र उसकी एक बांह पर पड़ती है और उसकी बांह में एक टैटू बना हुआ था और टैटू में लिखा हुआ था लोकेंद्र और सोमवती। तो लोकेंद्र और सोमवती लिखा होना इस बात का इंडिकेशन था कि शायद मरने वाला शख्स लोकेंद्र था और सोमवती उसकी बीवी का नाम होगा, क्योंकि गांव देहात में आमतौर पर लोग अपना और अपनी लाइफ पार्टनर का नाम लिखवा लेते हैं अपना कमिटमेंट या लव शो करने के लिए। तो ऐसा लगने लगता है कि मरने वाला शख्स लोकेंद्र होगा। अब पुलिस आसपास के लोगों से भी इसके बारे में पता करने की शुरुआत करती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस भेजती है, तस्वीरें भेजती है, क्लोज शॉट वहाँ पर जो लोकेंद्र और सोमवती लिखा हुआ था उसके क्लोज शॉट लेकर भी भेजती है। हालांकि वो झुलसा हुआ है लेकिन फिर भी रीडेबल है, पढ़ा जा सकता है, तो वो भी पुलिस जो है सर्कुलेट करती है। इसके अलावा पुलिस को मौका वारदात पर कुछ और चीज़ें मिलती है। पुलिस को कुछ शराब के टेट्रा पैक मिलते हैं, पाउचेस जिसे हम कहते हैं। देसी शराब जो है वो टेट्रा पैक में भी मिलता है, बिकता है, तो उसके कुछ पाउचेस मिलते हैं। इसके अलावा कुछ पेपर्स पड़े हुए मिलते हैं और ये पेपर कोई मतलब बहुत सिग्निफिकेंट और अहम पेपर नहीं, बल्कि वो पेपर हैं जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें बांध कर कोई इस जगह तक लेकर आया था, ऐसा देखने से लगता है, क्योंकि वो पेपर मुड़े तुड़े हैं और उसमें कुछ ऑयल जैसी चीज़ लगी है, तेल जैसी चीज़ लगी है। साथ ही पुलिस को पेपर के प्लेट्स मिलते हैं जिसमें वो चटनी मिलती है जो मोमो के साथ खाई जाती है। आपने गौर किया होगा आजकल मोमो का बड़ा क्रेज़ है ओवरऑल पूरे भारत में ही। सफ़ेद रंग की एक चटनी आती है वो भी मिलती है और लाल चटनी है, तो ये दोनों चीज़ें पुलिस को मिलती है। पुलिस इन सारी चीज़ों को जब्त करती है और एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करती है। इसके साथ ही पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस की कोशिश जो है वो चलती रहती है कि मरने वाले की पहचान पता हो। जल्द ही मरने वाले की पहचान जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। वो शख्स जिसकी हत्या हुई थी वो वाकई लोकेंद्र ही था, जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था। उसके भाई शिवचरण ने लोकेंद्र की पहचान की और पता चला कि लोकेंद्र जो है वो मेहनत मजदूरी करके कमाने खाने वाला शख्स था और एक सादा सिंपल जीवन जीता था। 39 साल उसकी उम्र थी, लेकिन वो इस हाल में कैसे पहुँचा, उसकी हत्या कैसे हुई, किसने की, किससे दुश्मनी थी, ये सारे सवाल जो है वो अनसुलझे थे। पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी था। उसकी शादी जो है 17 साल पहले हुई थी और उसकी 3 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां हैं और एक बेटा भी है। तो कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार है। परिवार में दूसरे लोग भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवचरण जो भाई है उसने पहचान लिया। इस बीच पुलिस जब तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस ने पता किया कि लोकेंद्र आखिरी बार घर से कब निकला था और कहाँ गया था, क्या बोल कर गया था। तो पुलिस ने जो लोकेंद्र की पत्नी है सोमवती, उससे भी पूछताछ की तो सोमवती ने बताया कि उसका पति 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आया। 1 अप्रैल की पूरी रात गुजर गई और वो बहुत बेचैन रही, परेशान रही। लोकेंद्र का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसने घर वालों से भी इसके बारे में बातचीत की, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस के पास जाते, इस बारे में कुछ और पता करते, तब तक 2 तारीख को दोपहर होते होते मतलब फर्स्ट हाफ में ही लोकेंद्र की लाश मिलने की खबर सामने आ गई। हालांकि ये खबर उन्हें तुरंत नहीं मिली थी, पहले पुलिस को मिली और उसके बाद शिवचरण ने लाश की पहचान की, तब जाकर पता चला कि लोकेंद्र की हत्या हो चुकी है। तो लास्ट जो लोकेशन है लोकेंद्र की वो उसकी घर की थी, फिर घर से वो निकला था, इतना क्लियर है, लेकिन निकलने के बाद वो कहाँ गया ये पुलिस को पता नहीं था। अब घर वाले जो है किसी दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे थे
यहाँ तक कि पत्नी भी कोई एनिमिटी या रंजिश की बात से मना कर रही थी। तो पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस ने लोकेंद्र के घर के आसपास जहाँ पर भी कुछ सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें देखने का फैसला किया। लेकिन इत्तेफाक से जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में लोकेंद्र रहा करता था, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं हैं। तो पुलिस जो है थोड़ी परेशान हुई और पुलिस को इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोकेंद्र आखिरी बार किन लोगों के साथ था। तो पुलिस ने जो दायरा है, जिस जगह पर लोकेंद्र की मूवमेंट थी घर से लेकर उस जगह तक, उस पूरे विसिनिटी में, उस पूरे एरिया में जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस ने उनको एक्सप्लोर करना, उनको देखना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली। पुलिस को एक दफ्तर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखा। पुलिस ने दफ्तर के मालिक से जाकर बातचीत की। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 1 तारीख की सुबह की पुलिस ने चेक की, 11 बजे के बाद की, और इत्तेफाक से पुलिस को एक बाइक पर लोकेंद्र 2 और लोगों के साथ बैठकर गुजरता हुआ दिखा। ये सीसीटीवी की तस्वीर जब लोकेंद्र के घर वालों को दिखाई गई तो लोकेंद्र के घर वालों ने इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अपने जो फैमिली मेंबर है यानी लोकेंद्र की पहचान भी कर ली। तो ये क्लियर हो गया कि बाइक पर लोकेंद्र आखिरी बार 2 लोगों के साथ कहीं गया था। लेकिन वो 2 लोग कौन थे, ये पहचान क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इतना क्लियर नहीं था कि चेहरों का पता चल सके। और रही बात बॉडी लैंग्वेज की, तो बाइक में बैठे हुए शख्स का बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर होता है नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही एक मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ है। आदमी जब चलता फिरता है, बात करता है, तो फिर बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। तो इसीलिए पुलिस को ये जो 2 लोग लोकेंद्र के साथी थे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने अब दिमाग दौड़ाया, और दिमाग दौड़ाने के साथ ही पुलिस ने वो जो टेट्रा पैक शराब के पाउचेस जो मिले थे, उन टेट्रा पैक को पुलिस ने कलेक्ट किया था। उस पर जो भी डिटेलिंग थी उसके साथ पुलिस आसपास के जो शराब के ठेके हैं वहाँ गई, और इन टेट्रा पैक्स की बिक्री कब हुई है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी। इसी के साथ पुलिस जो भी शराब के ठेके हैं उनके आसपास जो खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, चाहे वो कुछ नॉनवेज के आइटम हो, चखना हो, चिकन फ्राई वगैरह और मोमो वगैरह, पुलिस इन सब दुकानों में भी जाकर इस कत्ल के बारे में पता करने लगी। और पुलिस सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब लेकर घूम रही थी, ताकि शराब के ठेके पर जो सेल्समैन है उसे वो ग्रैब दिखाए और आसपास मोमो और दूसरी खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले लोगों को दिखाए। पुलिस को लग रहा था कि शायद मोमो वाले से बात होगी तो कोई क्लू भी मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेड और वाइट चटनी मिली थी वो इंडिकेट कर रहा था कि ये लोग शराब के साथ साथ इन लोगों ने मोमोज ज़रूर खाए होंगे। तो मोमो वाले को जब पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो मोमो वाला देखते ही पहचान गया, और इसलिए पहचान गया क्योंकि लोकेंद्र के साथ जो 2 और लोग थे, वो लोग अक्सर जो है शराब पीने पिलाने के लिए वहाँ पर आते थे, ठेके से शराब लेते थे और इसके पास से मोमो वगैरह लिया करते थे। मतलब उसके लिए, मोमो वाले के लिए ये कोई बहुत नए कस्टमर नहीं थे। तो जब सीसीटीवी फुटेज इन दोनों का मोमो वाले ने देखा तो वो पहचान गया। उसने कहा कि ये बाइक में एक लड़का जो है उसका नाम है महेश प्रजापति और दूसरा धर्मवीर है। एग्जैक्ट नाम के साथ उसने पहचान बता दी। अब शराब के ठेके वालों ने भी पहचान लिया। पुलिस की तफ्तीश अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस ने फौरन महेश प्रजापति और धर्मवीर को उठा लिया। इसी के साथ पुलिस ने तफ्तीश में जो है लोकेंद्र के घर के जो मेंबर्स हैं उनके भी मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स चेक करने की शुरुआत की। खासकर लोकेंद्र की पत्नी सोमवती का भी सीडीआर पुलिस ने निकलवाया था। जब दोनों चीज़ें, एक तो महेश और धर्मवीर से पूछताछ और दूसरी सोमवती के सीडीआर की जांच, इन दोनों चीज़ों से इस कत्ल की असली कहानी सामने आई। पता चला कि सोमवती जो है महेश प्रजापति नाम के उस नौजवान के अफेयर में डूबी हुई है, उसके साथ इन्वॉल्व है। सोचिए, 17 साल पुरानी शादी, 3 बेटियों की माँ, एक बेटे की माँ, भरा पूरा परिवार और किसी और लड़के के साथ वो इन्वॉल्व है। अब इसके बारे में ऐसा नहीं है कि लोकेंद्र को पता नहीं था। लोकेंद्र को भी जानकारी मिल गई थी कि उसकी पत्नी सोमवती महेश से मिला जुला करती है। लोकेंद्र कितना बर्दाश्त करता, वो इन दोनों को रोका टोका करता था। अक्सर इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। तो इसी लड़ाई झगड़े और रोकने टोकने से ऊब कर, आजीज आकर सोमवती ने महेश के साथ मिलकर, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर ये प्लान कर लिया कि उसके पति की हत्या कर दी जाए। 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे जब वो घर से निकला तो अपने मोबाइल से फ़ोन करके उसने महेश को लोकेंद्र के घर से निकलने की जानकारी दे दी। महेश अपने एक दोस्त धर्मवीर के साथ तैयारी किए हुए बैठा था। जैसे ही लोकेंद्र घर से कुछ दूर गया, ये दोनों बाइक पर उसे रैंडमली उन्होंने प्रिटेंड किया, यानी उन्होंने ये फील देने की कोशिश की कि यहाँ से गुजर रहे थे, आप मिल गए। रैंडमली वहाँ से जाते हुए बाइक पर महेश और धर्मवीर मिल गए और लोकेंद्र से कहा कि अरे चलो आज पार्टी करते हैं।
लोकेंद्र जो है वो शराब की दावत मिलते ही खुद पर काबू नहीं रख सका और इनके साथ निकल गया उसी बाइक पर सवार होकर। उन्होंने शराब खरीदी, चखना खरीदा, मोमो खरीदे और ये सब खरीदने के बाद वो सीधे चले गए संकल्प मैरिज होम के पीछे सुनसान खेतों में, क्योंकि एक तो उन्हें कत्ल करना था और दूसरा खुले में पीना जो है जाहिर है वो एक कानूनन जुर्म है। तो लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस और आम पब्लिक की नज़रों से दूर जाकर वो शराब पिएं। तो संकल्प मैरिज होम के पीछे जाकर शराब पीने लगे। शराब का दौर चला, दोनों ने जानबूझकर लोकेंद्र को ज़्यादा शराब पिलाई। जब वो नशे में धुत हो गया तो फिर महेश प्रजापति ने उसका गला घोटना शुरू किया और धर्मवीर ने लोकेंद्र के हाथ पांव पकड़ लिए। लोकेंद्र छटपटाता रहा, लेकिन दोनों ने मिलकर जो है आखिर उसको ओवरपावर किया, उसको काबू में किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस हरकत को अंजाम देने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे। आप सोचिए, किसी इंसान की जान लेना वो कितना मुश्किल काम है। दो लोग मिलकर एक आदमी की हत्या कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं और वहाँ जो स्ट्रगल है वो तकरीबन आधे घंटे तक चलता है। इस तरह से तकरीबन 30-35 मिनट तक गला घोंटने के बाद आखिरकार लोकेंद्र की मौत हो गई। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए और जिस्म उसका ठंडा पड़ गया। दोनों कातिलों ने अपने बाइक से पेट्रोल निकाली, उसके शरीर पर छिड़का, ये सोचकर कि आग लगा देंगे तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पेट्रोल डाली, माचिस सुलगा दी, धू धू करके लोकेंद्र का जिस्म जलने लगा और कातिल जो है इस उम्मीद से कि अब सबूत मिट चुका है, किसी ने उन्हें यहाँ आते हुए देखा नहीं है, वो वहाँ से बहुत आराम से निकल गए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी और किस तरह से सीसीटीवी फुटेज और मोमो की रेड वाइट चटनी, आप सोचिए, मतलब ये भी कितना एक अजीब इत्तेफाक है कि मोमो की चटनी से भी कत्ल का कोई केस सुलझ सकता है, ये सोच पाना भी हैरान करता है। लेकिन जब तफ्तीश होती है पुलिस की पेशेवर और बिल्कुल ही लॉजिकल, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स सामने आते हैं। तो थैंक्स टू आगरा पुलिस, जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे से तफ्तीश की और कत्ल के इस केस को महज चंद दिनों के अंदर, समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगे होंगे, पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी स्टोरी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक शख्स ने बहुत ठंडे दिमाग से प्लान करके अपने बीवी और बेटे का कत्ल किया और उसे दुनिया की नज़रों में एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। लेकिन कातिल की चालाकी और उसके कुछ मूव्स ऐसे रहे जिसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हो गया और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी देखी और इस पर कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आइए रैंडमली ही पढ़ता हूँ। रवि कुमार जी ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि पुलिस को इसी तरह केस की तह तक जाना चाहिए और पुलिस, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल किया, अगर उसकी पहली बीवी का कत्ल भी एक्सीडेंट में हुआ है तो पुलिस को उस मामले की भी जांच होनी चाहिए। बहुत भयानक साजिश लगती है। सुप्रिया पाटिल ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जान लेने से पता नहीं वो क्या लिखना चाह रही हैं, कुछ उन्होंने हिंदी में टाइप किया है लेकिन वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई उसका मतलब नहीं बन रहा है। तो एनीवे, शायद ये कहना चाह रही हैं कि कत्ल करना ठीक नहीं है, जान लेने की जगह तलाक ले लेना चाहिए था, ये ज़्यादा बढ़िया होता। रंजन डी कामले ने भी कहानी सुना और उन्होंने कहा कि बड़ी दर्दनाक कहानी है और ऐसे हैवान को कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सारंग चौहान हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जब बच्चे से कोई लगाव नहीं था तो सीधा डाइवोर्स फाइल कर देता। माना कि लॉज जो है वो मर्दों के अगेंस्ट में है, बट पैसा जान से बढ़कर थोड़ी ही है। बिल्कुल सारंग जी, आपने बात सही कही है और मतलब जो डाउरी एक्ट है उसे प्रो वुमेन एक्ट के तौर पर देखा भी जाता है और ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है जिसको आपने लोगों के सामने रखा है। चांद खान ने भी कमेंट किया है और उन्होंने भी यही कहा है कि कत्ल से बढ़िया ये है कि तलाक ले ले इंसान और पीछा छुड़ा ले। रीता छेत्री ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है। संदीप कुमार, इन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ जो है वो लाजवाब है और मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, आपने आभार कहा है, मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार। ये राजस्थान के रहने वाले हैं, भंडारी तिजारा के। दीपमाला ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं बस यही कहूँगी कि ऐसे जालिम लोगों को
कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि ऐसे जालिम लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रेखा बभोर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा कि कैसा हैवान पिता था कि खुद के छोटे से बच्चे को भी उसने नहीं बख्शा और उसकी जान ले ली। जगदीश चांडेगरा जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा दीपू गुप्त का कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि शम्स ताहिर जी और आपकी कहानी सुनाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप सुनाते हैं तो पूरी कहानी अच्छे से समझ में आती है और आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा परूप श्रेष्ठा जी का कमेंट है, जर्मनी से हमारे लिसनर हैं। मिथिलेश चौहान ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा अजमत गुरु का कमेंट है, पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। इन्होंने मतलब पुलिस के अगेंस्ट में कुछ अपनी बात रखी है। राघवेंद्र तिवारी जी का कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अर्शिया रिजवी का कमेंट है, आजकल बहुत स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा उसमें ह्यूमर भी डाला है, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। हाँ, चक्की का नाम तो पता करना होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा हुसैन आरा खान का भी कमेंट है और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी बात भी सामने आ रही है जिसकी वजह से कत्ल किया गया है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। पिंटू सुहाग और होमी राय का भी कमेंट मुझे विजिबल है, दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।